पिछले पार्ट के एंड पर मोहन कुमार ने बिना किसी प्रेशर के बोलना शुरू किया था। अजीब बात यह थी कि पुलिस ने उसे प्रॉपरली इंटरोगेट भी नहीं किया था। इसके बावजूद वो खुद ही बोल रहा था। रूम में बैठे पुलिस ऑफिसर्स को शायद उस वक्त ये एहसास भी नहीं था कि अब जो वो सुनने वाले हैं वो उनके करियर के डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट्स में से एक होने वाला है। मोहन कहता है, वो मेरी मर्जी से आई थी। और फिर एक के बाद एक नाम लेना शुरू करता है। पहले 5 नाम, फिर 10 नाम, फिर 15 नाम। पर उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहन कुमार था कौन। क्योंकि जब तक तुम उसकी ज़िंदगी को नहीं समझोगे, वो कौन था ये नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें ये सिर्फ एक नॉर्मल केस लगेगा। बट जैसे ही तुम उसके बारे में जानोगे, ये केस तुम्हें एक नया डायरेक्शन देगा। बाय द वे, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस केस। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखी है, जाओ और पहले वो देखो। लिंक यहाँ ऊपर आ रहा होगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और जिन्होंने देखी है, मोहन शिरडी प्राइमरी स्कूल दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर था और वो वहाँ बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाया करता था। मोहन को बच्चों को पढ़ाना काफ़ी पसंद था। वो टीचिंग को लेके काफ़ी पैशनेट और डेडिकेटेड भी था। स्कूल के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। सारे पेरेंट्स उसकी रिस्पेक्ट किया करते। स्कूल में उसकी इमेज एक डेडिकेटेड टीचर की थी जो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब भी मोहन को मौका मिलता, वो बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन से हटकर मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश भी पढ़ाया करता। पर मोहन हमेशा से ऐसा नहीं था। व्हाट आई मीन टू से इज़, उसकी लाइफ हमेशा से इतनी सॉर्टेड नहीं थी। मोहन का बचपन काफ़ी तकलीफ़ों और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बीता था। मोहन के डैड जब मोहन छोटा था उसे और उसकी फैमिली को छोड़ के भाग गए थे, लीविंग मोहन, हिज मदर एंड सिबलिंग्स ऑल अलोन। सिंस मोहन घर का बड़ा बेटा था, काफ़ी यंग एज से ही उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 7th स्टैंडर्ड में ही उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। पर इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने लेटर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और अपनी बीए की डिग्री ली इन फिज़िकल एजुकेशन। मोहन को सब लोग नेचर से काइंड हार्टेड बोलते थे और सॉफ्ट स्पोकन। मोहन हमेशा ट्रैवलिंग के लिए बस यूज़ करता था। लाइक एवरी डे ही यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू बसेस। एक दिन बस स्टैंड पे उसकी मुलाकात हुई अनीता से। अनीता एक सिंपल, सिंसियर और हार्ड वर्किंग लड़की जो ज़्यादा आउटस्पोकन तो नहीं थी बट समझदार थी। तुम में से जिन्होंने भी पार्ट 1 देखी है, यू ऑल मे नो हर। बस स्टैंड पे उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर दोनों फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो दोनों अक्सर फ़ोन पे घंटों बात किया करते। फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ वो दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी सीरियस थे और शादी करना चाहते थे। पर एक ही प्रॉब्लम थी, अनीता एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। इसी वजह से उनके लिए भारी भरकम दहेज देना पॉसिबल नहीं था और यही सोच अनीता को रोक रही थी। वो शादी के बारे में सोचती और फिर रुक जाती। पर मोहन ने ये बात समझी और उसे कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसे दहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी फैमिली उसे वैसे भी अपना लेगी, पर उन दोनों को भाग के शादी करनी पड़ेगी, उन फैमिली ड्रामास से बचने के लिए। वो इतने अच्छे लड़के को कैसे मना करती है। यू सी, मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब है, वो अच्छा है और उसको दहेज भी नहीं चाहिए। वो रिलक्टेंटली ही सही पर हाँ कर देती है। वो दोनों कुछ दिनों तक प्लान करते हैं और फिर 17 जून 2009 की रात को दोनों निकल पड़ते हैं। वो दूसरे शहर चले जाते हैं और रात भर के लिए एक लॉज में रुक जाते हैं। प्लान ये था कि कल वो कोर्ट या मंदिर जाकर शादी कर लेंगे, नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और कुछ दिन बाद मोहन के घर जाएंगे, फिर लेटर अनीता के घर जाएंगे। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे, खुश थे। खुशी से वो नाच रहे थे, गा रहे थे और ऐसे ही रात बीत जाती है। इंटरोगेशन के दौरान पुलिस मोहन को पूछती है, ठीक है तो फिर अभी अनीता और बाकी सारी लड़कियां किधर है। मोहन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और कहता है, उस दिन मोहन और अनीता इतने खुश थे दैट दे इवन गॉट। लेटर सुबह दोनों घूमने चले जाते हैं। उधर मोहन डर जाता है
और अनीता से कहता है उसे डर है कि कहीं अनीता प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये बात सुनकर अनीता भी डर जाती है। मोहन उसे शांत करता है और कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टैबलेट है, ये ले लो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन अनीता से कहता है कि टैबलेट लेने के बाद उसे थोड़ी बहुत उल्टी हो सकती है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसलिए वो अनीता को कहता है कि वो ये टैबलेट पब्लिक वॉशरूम में जाके ले ले, ताकि अगर कोई उल्टी वगैरह हो जाए तो उधर के उधर ही हो जाए, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसको। मोहन फिर पुलिस को कहता है कि अनीता वॉशरूम तो गई बट कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि उसने उसे जो पिल दी थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं थी। इट वॉज पोटेशियम साइनाइड, एक हाईली डेंजरस केमिकल कंपाउंड जो बॉडी में जाते ही विद इन मिनट्स बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई काट देता है। वो पुलिस को कहता है कि वो वॉशरूम के बाहर 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक रुका रहा, पर जब वो वॉशरूम के बाहर नहीं आई तो वो समझ गया। पुलिस कुडंट बिलीव इट। उन्होंने उसकी बात सच है या झूठ ये वेरीफाई करने के लिए वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल किया। वहाँ उन्हें पता चला कि मोहन की दी हुई लोकेशन पे अब से कुछ महीने पहले वॉशरूम के अंदर एक लड़की मिली थी, पर डोर अंदर से लॉक होने के कारण और कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगने की वजह से पुलिस ने इसे केस कहकर फाइल बंद कर दी थी। इसका सैड पार्ट यह है कि मोहन ने कभी अनीता से प्यार किया ही नहीं। वो सारी मीठी चुपड़ी बातें बस एक ढोंग थी। इट वॉज जस्ट अ फसाड, अनीता को उसके झांसे में फंसाने के। इसी इंटरोगेशन के दौरान पुलिस को और एक शॉकिंग बात पता चली कि मोहन की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादी हो चुकी थी उसकी। मोहन की पहली बीवी उसी की स्कूल की स्टूडेंट थी। जैसे ही वो 18 की हुई थी, मोहन ने उसे शादी कर ली थी, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते उनका आगे चल के डिवोर्स हो गया था और बची हुई 2 बीवियों को एक दूसरे के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था और ना तो उन्हें या किसी और को कभी शक हुआ। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये सब कैसे हो सकता है। ये सब पॉसिबल हो सका बस एक ही चीज़ की वजह से, दैट इज़ उसका जॉब। यू से मोहन अलग अलग सिटीज़ में रहा करता था बिकॉज वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर था। उसका जॉब ही ऐसा था कि हर 1 से 2 साल में उसके ट्रांसफ़र्स होते रहते थे। पर मोहन अपने आस पड़ोस को, अपनी बीवियों को ये कहा करता था कि उसके ट्रांसफ़र्स यूजुअली हर 1 से 2 महीने में होते रहते हैं। इसमें उसकी सेल्फ इमेज ने एक वाइटल रोल प्ले किया। यू सी मोहन की आउटर इमेज एक केयरिंग, डाउन टू अर्थ पर्सन की थी जो अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और इसी वजह से लोग उसके ऊपर कभी शक नहीं कर पाते थे। लोग हमेशा उसके ऊपर भरोसा करते, इसलिए वो जो कुछ भी कहता लोग बिना कुछ सोचे समझे मान लिया करते थे। मोहन झूठ बोलने और लोगों को मैनिपुलेट करने में काफ़ी स्किल्ड था। उसने ना सिर्फ झूठ बोल के शादी की, पर उसे सालों तक मेंटेन करके भी रखा, अलग अलग शहर में अलग अलग जिंदगियां जीते हुए। ही वॉज दिस आइडल मैन इन द सोसाइटी हु एवरीवन वांटेड टू बी। इसी वजह से उसका इधर उधर जाना कभी लोगों को अजीब नहीं लगा और ऐसे वो अपनी दोनों शादियां चलाता रहता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब करना उसके लिए ईजी था। इन्वेस्टिगेशन चलती रही। अब जब पुलिस को अनीता के बारे में पता था, उन्होंने मोहन से बाकी मिसिंग लड़कियों के बारे में पूछा। मोहन ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की, बट इस टाइम थी दूसरी लड़की, कावेरी, मार्च 17। फिर आती है विनुता, सितंबर 17, सेम स्टोरी। फिर आती है पुष्पा, सेम स्टोरी। वो एग्जैक्टली सेम स्टोरी रिपीट कर रहा था कि कैसे उसने उन सारी लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया, फिर उन्हें भागकर शादी करने के लिए कन्विंस किया या फिर मैनिपुलेट किया, फिर उन्हें घर का सारा सोना और कैश लेकर भाग जाने को कहा, फिर दोनों भाग गए, फिर रात किसी एक लॉज में बिताई उन्होंने, फिर एंड में सबको साइनाइड देकर दिया, फिर वापस लॉज में जाकर उनके वैल्यूएबल्स को लेके अपने घर चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
मोहन अपने विक्टिम्स का सिम कार्ड भी अपने पास रख लेता और उन्हें यूज़ करता अपने अगले टारगेट को फंसाने के लिए। जैसे उसने कावेरी के सिम कार्ड से अनीता को कॉल किया और जैसे ही एक बार काम ख़त्म हो जाता वो उन सिम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता। मोहन के स्टेटमेंट में जब पुलिस ने उसको पूछा कि उसने उन्हीं लड़कियों को टारगेट क्यों किया, तो उस पर उसने कहा कि उसने उन लड़कियों को रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करता है टू सेलेक्ट हिज टारगेट्स। वो आमतौर पर 18 से 35 एज ग्रुप की लड़कियों को टारगेट करता था, जो या तो किसी स्ट्रगलिंग फैमिली बैकग्राउंड से आती थी या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी फॉर स्पेसिफिक रीजंस, और या तो जो नीडी होती। अक्सर वो उनसे पब्लिक प्लेसेस पे मिलता था और वहाँ जाकर वो उनसे छोटी मोटी बातचीत करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसी लड़कियों का ट्रस्ट जीतना काफ़ी आसान होता था। वो उनसे नॉर्मल तरीके से बात करता, धीरे धीरे उनकी सारी सिचुएशन समझता और फिर उन्हें ये फील कराता कि वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है और वो उसकी हेल्प कर सकता है। उनसे प्यार करने का झूठा नाटक करने लगता। इसी प्रोसेस में लड़कियों को भी लगने लगता कि उन्हें कोई रिलायबल पर्सन मिल गया है और फिर वो मोहन पर भरोसा करने लगते। आगे जाके वो इस ट्रस्ट को कैसे इस्तेमाल करता वो तो अब तक तुम्हें पता ही होगा। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो सबको ऐसा ही लगा था कि ये बस एक किडनैपिंग केस है, बट देन लेयर बाय लेयर चीज़ें सामने आने लगी थी। जब पुलिस ने मोहन को पूछा कि उसने कितने लड़कियों को मारा है, दिस इज़ द आंसर दैट शॉक्ड एवरीवन। मोहन कहता है, चलो छोड़ो, तुम लोग ही गेस करो उसने कितने लोगों को मारा होगा। 5, 10, 15? I am sorry, but you are all very wrong. According to the reports, मोहन ने कन्फेस किया कि उसने 30 से भी ज़्यादा लड़कियों को मारा है फ्रॉम 2004 टू 2009। द रीज़न मोहन अभी तक पकड़ा नहीं गया था वॉज वेरी सिंपल। यू सी, जो बॉडीज़ अभी तक मिल रहे थे वो सारे वॉशरूम के अंदर मिल रहे थे विद डोर लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड। इसी वजह से कोई सस्पेक्टिंग फैक्टर भी नहीं था और ये जो डेथ्स हो रही थी ये भी डिफरेंट लोकेशंस पे हो रही थी। सो ऑफ कोर्स कोई कनेक्टिंग फैक्टर भी नहीं था। इसी वजह से पुलिस इन सब को सुसाइड केसेस कहकर फाइल क्लोज कर देती थी। जब भी कोई किलर अपने विक्टिम्स को टारगेट करता है, अक्सर उसके पकड़े जाने पर उसने ऐसा क्यों किया ये सामने ज़रूर आता है, उसका मोटिव सामने ज़रूर आता है। पर मोहन के केस में ऐसा नहीं था। उसने ये ऐसा क्यों किया, उसका मोटिव आज भी क्लियर नहीं है। हिज मोटिव स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं उसने ये पैसे के लिए किया और कुछ लोग कहते हैं ये थ्रिल के लिए किया था। और आज भी एक सवाल उठता है कि एक इतना अच्छा पर्सन ऐसे कैसे बना। ऑल्दो जो अब मैं बोलने वाला हूँ वो कोई फैक्ट नहीं है, दीज आर जस्ट रूमर्स जो लोग मानते हैं। लोग बिलीव करते हैं कि शायद ये नेत्रावती रिवर इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ। इस इंसिडेंट में मोहन पर आरोप लगा था कि उसने एक लड़की को नेत्रावती रिवर से धक्का दिया है, पर मोहन का कहना था कि वो लड़की मोहन को प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। पर जब मोहन ने मना कर दिया तो उनके बीच बहस हुई और उसके दौरान वो लड़की खुद ही पानी के अंदर गिर पड़ी। पर वहाँ पर मौजूद मछुआरों को लगा कि मोहन ने ही उस लड़की को धक्का दिया है। इसकी वजह से मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और इससे उसकी टीचर वाली जॉब भी चली गई थी और वो लगभग 1 महीने तक जेल में था। वही उसकी मुलाकात हुई एक गोल्डस्मिथ से और वहाँ पे ही उसने साइनाइड वो क्या होता है वगैरह और उसकी यूसेज के बारे में सीखा, उसको समझा। इसके अलावा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है एज टू जो हमें बता सके कि उसने ये किलिंग्स क्यों शुरू किए और इसको क्यों कंटिन्यू रखा। दिस स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड। ट्रायल्स के दौरान कोर्ट ने मोहन को कई केसेस में डेथ सेंटेंसेस सुनाए, पर किसी रीजंस की वजह से उसे लेटर उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड नाउ एज वी स्पीक मोहन कुमार को हिंडल का सेंट्रल प्रिजन जो बेलगावी कर्नाटका में है वहाँ रखा गया है। दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज केस। वैसे जब मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था तुम में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे DM किया था
आस्किंग कि तुम्हें इनके विक्टिम्स को और उसकी लाइफ को थोड़ा और डिटेल में समझना है। सो एज यू रिक्वेस्टेड, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड PDF बनाई है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड जॉइन माई जर्नी, बिकॉज आई रियली प्लान टू गो बिग दिस ईयर। एंड प्लीज़ बी सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ। आई होप कि तुमने अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट करके इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ज़रूर होगा। विद दैट, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए पीस आउट।